2022 हमारा आज इस साल का आखिरी प्रोग्राम है। आज थोड़ी नजर डालेंगे कि 2022 के अहम वाकयात कौन से थे, कौन से वाकये के पीछे आखिर हो क्या रहा था। उन तमाम में जो सबसे बड़ा वाकया हुआ साल 2022 में वो अरशद शरीफ की शहादत थी और सहाफत के ऊपर जो प्रेशर्स थे। शुरुआत प्रोग्राम की इसी से करते हैं। अरशद शरीफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब हुआ उसके बाद सियासी मामलात पर अरशद शरीफ के व्यूज की वजह से एक दबाव शुरू हुआ और अरशद शरीफ पर एफआईआर काटने का एक सिलसिला भी शुरू हुआ। 16 के करीब एफआईआर अरशद शरीफ साहब पर पाकिस्तान में चमन से गिलगित तक दर्ज की गई। जब ये पूछा गया, अभी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनी, उसने जब तहकीकात की तो एक जो एफआईआर लॉन्च की गई थी मलीर में, उनसे जब पूछा गया तो जो वाकयात उन्होंने बताया कि किसके कहने पर वो एफआईआर कटी, वो भी अब रिकॉर्ड पर बात आ गई है। एफआईआर हरासा किया गया, धमकियां दी गई, जिसके बाद अगस्त में अरशद शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला किया। 8 अगस्त को वो पाकिस्तान छोड़कर 10 को दुबई गए। जब दुबई पहुंचे तो वहां 30 दिन का वीजा था, लेकिन 10 दिन के बाद ही दुबई हुकूमत पर दबाव डाल के अरशद शरीफ को दुबई छोड़ने पर भी मजबूर किया गया। जब वो दुबई में थे तो उनका वीजा 30 दिन के लिए वैलिड था। 10 दिन से वो दुबई में कयाम पजीर थे, लेकिन उसके बाद उनको दुबई छोड़ना पड़ा। वहां छोड़कर दुबई छोड़कर वो केनिया गए, जहां वो तकरीबन 2 महीने से कुछ जायद केनिया में कयाम पजीर रहे। उनकी शहादत उससे भी 2-3 दिन पहले आखिरी मरतबा उन्होंने दोबारा दुबई का वीजा अप्लाई किया। 3 मरतबा उन्होंने दुबई का वीजा अप्लाई किया केनिया से, वो 3 मरतबा सिक्योरिटी खदशात की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। सो ये थी वाकयात। और उसके बाद फिर अरशद शरीफ की शहादत की खबर आई, उनकी डेड बॉडी पाकिस्तान आई और उनका जनाजा फिर दुनिया ने देखा और दुनिया ने फैसला किया, इस मुल्क के लोगों ने फैसला किया कि अरशद के साथ ज्यादती हुई है। उसको जिस बेईमाना तरीके से मर्डर किया गया, असैसिनेट किया गया, उसका मेरा ख्याल है आखिरी फैसला तो लोग ही करते हैं और वो फैसला भी लोगों ने कर दिया। सो अरशद शरीफ की शहादत मेरे लिए और शायद इस इदारे के लिए भी साल का सबसे बड़ा सानिया भी था, वाकया भी था। जिस तरीके से यहां बैठकर ही, इसी जगह अरशद का स्टूडियो है मेरे बिल्कुल सीधे हाथ में, और हमारी जो ट्रांसमिशन यहां से होती थी, हमारा दोस्त हमारे साथ उन ट्रांसमिशन में इस साल के मिड तक भी उन ट्रांसमिशंस का हिस्सा रहा। लेकिन 2022 ने हमारा दोस्त, हमारा कॉलीग, हमारा भाई अरशद हमसे छीन लिया। उसको जिस तरीके से ब्रूटली मर्डर किया गया, हमारी तो ख्वाहिश ही है, हमारी कोशिश है कि उन कातलों तक पहुंचा जा सके, क्योंकि ये बात तो सबने तस्लीम कर ली, मान ली कि अरशद शरीफ को कत्ल करने की साजिश पाकिस्तान में हुई थी। देखना यह कि क्या 2023 में अरशद शरीफ के कातिल पकड़े जाएंगे या नहीं। एक फैक्ट फाइंडिंग टीम और उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, अब एक जेआईटी बनी है। देखते हैं जेआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है। साफियों के लिए 2022 कैसा साल रहा। एआरवाई इससे पहले आपको याद होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जो हुकूमत थी वो कहती थी फस्तायत है, और उस वक्त भी पिछली मुस्लिम जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, बहुत से सहाफियों को उठाया गया, प्रेशर्स थे, एफआईआर्स और चैनल से निकलवाने का के बहुत से इल्जाम थे, जिनमें से बहुत से ठीक भी थे, और कहा जाता था फस्तायत है, फैशिज्म है। लेकिन जो ही नई हुकूमत आई तो सिर्फ एआरवाई के साथ देखिए क्या हुआ। एआरवाई पर एफआईआरें हुई, लोगों को, अमाद यूसुफ को कराची उनके घर बेडरूम्स में घुस के उनके फ्रंट डोर को तोड़कर उनको गिरफ्तार किया गया। जो एफआईआर्स थी उसके नतीजे में एआरवाई को न सिर्फ बंद किया गया, बल्कि वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात और नशरियात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एआरवाई का लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है। और जो रिवोक किया गया कोर्ट से रिजू किया गया, जिसके नतीजे में एआरवाई दोबारा खुला। बहुत से सहाफियों को पर एफआईआर हुई। साबिर शाकिर आज भी पाकिस्तान में नहीं है। खाबर घुमन, सदफ अब्दुल जब्बार एफआईआर में थी। इमरान रियाज खान पर न सिर्फ एफआईआर हुई बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया गया। जमील फारूकी को गिरफ्तार किया गया। समी इब्राहिम, अयाज अमीर साहब,
उनको उनके दफ्तर के बाहर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सो ये वो तमाम सहाफी थे जो पिछले 7-8 महीने में इस साल 2022 में हुकूमत की, और न सिर्फ तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, तशद्दुद का शिकार हुए, बल्कि हिरासा किया गया, FIR काटी गई, गिरफ्तार किया गया। और बहुत से केसेस में तो FIR काटने के बाद बहुत जो हुकूमत थी, हुकूमत ने आगे खुद डिफेंड किया उस FIR को, जो ओन किया उन FIRs को। सो मीडिया के लिए ये साल 2022 एक बड़ा सख्त साल था, जो पिछले एक साल में जो आपको बताया, लेकिन उस सख्ती में भी जो सहाफियों के ऊपर सख्ती थी, उसमें भी अरशद शरीफ की शहादत इस साल का सबसे बड़ा वाकया थी। हमने बड़े प्रोग्राम्स किए भी हैं, आपको बड़े हकायक बताए भी उस वक्त, जो अरशद शरीफ की शहादत के गिर्द जो वाकयात, जो हकायक थे, जो FIRs का सिलसिला था, जो हिरासा करने का अरशद शरीफ को सिलसिला था, वो सारा आपको तफसीलात बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि 2023 सहाफियों के लिए पाकिस्तान में एक बेहतर साल साबित होगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो बयानबाजी ऑपोजिशन की हद तक होती है, बयान ऑपोजिशन में सब बड़े डेमोक्रेट्स भी होते हैं, सहाफियों के लिए बड़ा नरम गोशा भी रखते हैं, आजादी सहाफत के नारे लगाते हैं, हुकूमत में आते ही जाने सारों को क्या हो जाता है। उस वक्त फिर अपना और पराया इस बुनियाद पर फैसले होते हैं कि कौन हमारा है, कौन हमारे खिलाफ है। इस पर भी बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। अहम तरीन वाकयात, बहुत से वाकयात हुए पिछले साल। शायद सियासी मामला अगर देखा जाए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा सियासी एक वाकया था, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत घर गई। उसके बाद क्या क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे आया उस पर भी बात करेंगे। सैलाब एक आफत, जो कुदरती आफत है, उसके नतीजे में भी जितनी डेवस्टेशन पाकिस्तान में, वो भी एक बहुत बड़ा वाकया जो हमने देखा सियासत के अंदर। अब आपने देखा इमरान खान साहब ने एक कैंपेन बिल्ड की, साइफर जैसी चीजों के इल्जामात लगाए गए कि साइफर था, अमरीकी साजिश थी जिसके तहत उनको हटाया गया। एक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, ये साल शायद स्पीकर्स और डिप्टी स्पीकर्स की रूलिंग का साल था कि हर रूलिंग तकरीबन कोर्ट्स में गई और कोर्ट ने उस रूलिंग को, चाहे वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कौमी असेंबली की थी या जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी पंजाब असेंबली की, उन तमाम रूलिंग्स को कोर्ट ने ओवरटर्न किया। जो इमरान खान साहब के सबसे बड़े यूटर्न्स क्या थे, मियां साहब वापस क्यों नहीं आए, ये जो सवाल थे, इन पर अपने मेहमानों से हम राय लेते हैं।